गिरिराज सिंह को जीवन में और आता क्या है? गिरिराज सिंह को किसी यही बोलने के लिए तो उनको वहां केंद्र का मंत्री बनाया गया। उनको अपने विभाग का एबीसीडी पूछ लीजिए तो उनको पता नहीं होगा, उनको शायद ये भी नहीं पता होगा किस विभाग के मंत्री है। मजाक में ले लेते हैं। और ये गिरिराज सिंह जैसे ये गैर जिम्मेदार लोग, इनके लिए तो मैं शब्द यूज करना चाहता हूँ कि ये हिंदुस्तान के गद्दार हैं। ये लोग गद्दार हैं। ये लोग हिंदुस्तान को तोड़ना चाहते हैं। ये देशद्रोही इनको कहा जाता है। मुसलमानों के लिए ऐसी शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ये लोग हिंदुस्तान में रहने लायक लोग नहीं है। इनको तो मैं नहीं। गिरिराज सिंह को जीवन में और आता क्या है? गिरिराज सिंह को किसी यही बोलने के लिए तो उनको वहां केंद्र का मंत्री बनाया गया। उनको अपने विभाग का एबीसीडी पूछ लीजिए तो उनको पता नहीं होगा, उनको शायद ये भी नहीं पता होगा किस विभाग के मंत्री है या क्या प्रभार मिला हुआ है, क्या काम उनको करना है। उनको एक ही चीज आता है, हिंदू मुसलमान करो। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आप सभी लोगों को, और मैं सिर्फ आप लोगों को पत्रकार के रूप में अभी नहीं देख रहा हूँ, हिंदुस्तान के नागरिक, बिहार के नागरिक के रूप में देख रहा हूँ। हमारे बगल नेपाल में जो अभी हुआ है ये बहुत ही चिंताजनक है और इस पर बिहार में चर्चा होनी चाहिए। और बिहार की सरकार को ही नहीं, बिहार में राजनीति में जितने लोग हैं, जितनी भी दल हैं, सबको चिंता होनी चाहिए। हमें भी चिंता होनी चाहिए। क्यों चिंता होनी चाहिए? क्योंकि ये एक पैटर्न बन गया। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, नेपोटिज्म जिसको कहते हैं, इसको लेकर कुछ दिन पहले श्रीलंका में हंगामा हो गया। अभी हाल में बांग्लादेश में हो गया। इसको आप लोग जो रंग देना चाहिए कि वो शेख हसीना को हटा रहे थे और इसको ला रहे थे, ये बात नहीं। उसके जड़ में क्या था? जड़ में वहां लोगों में और खास करके युवाओं में असंतोष की भावना थी। वो असंतोष कहाँ से फूटा? वो असंतोष फूटा कि मेरे पास नौकरी नहीं है, मेरे पास रोजगार नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी मेरी शिक्षा की व्यवस्था ठीक नहीं है और अमीर और गरीब की जो खाई है वो बढ़ती चली जा रही है और भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया जिसका किसी को सीमा नहीं है। तो बांग्लादेश में हो गया और इन्हीं बातों को लेकर नेपाल में हो गया। और नेपाल तो हमारे, वो पार नेपाल है, ये पार हम है। नेपाल और हिंदुस्तान में तो बॉर्डर ही नहीं है। परंपरागत रूप से देखिए तो हम उसको, ये नहीं कि हम उससे कोई अपना अधिकार जमा रहे हैं, लेकिन हमारी मैत्री ऐसी रही है कि हिंदुस्तान और नेपाल के बीच में तो इधर के लोग उधर काम करते हैं, उधर के लोग इधर आ जाते हैं रहने के लिए। वहां भी इन्हीं 3-4 मुद्दों को लेकर, तो अभी मैं किसी कॉन्क्लेव में था, वहां भी कह गया कि हमारे लिए चिंता होनी चाहिए क्योंकि जितने ये रॉ मटेरियल है, अगर इसको कच्चा सामान माने कि कच्चा सामान एक ऐसे विस्फोट के लिए क्या होता है? कच्चा सामान होता है बेरोजगारी, कच्चा सामान होता है भ्रष्टाचार, कच्चा सामान होता है अमीर गरीब की दूरी, कच्चा सामान होता है ये धार्मिक उन्माद फैलाना। ये सारे जो रॉ मटेरियल हैं वो हमारे पूरे देश में तो है ही, बिहार में ज्यादा है। इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी है और ये बहुत साधारण चीज नहीं है। देखिए अभी भी नेपाल कंट्रोल में नहीं है। अब वो कुछ कर लेंगे, जरूर ही कर लेंगे और आशा करता हूँ कि उन्होंने कर लिया होगा, कर लेंगे, हमारी शुभकामनाएं। लेकिन बांग्लादेश देखिए क्या हालत में है, श्रीलंका में देखिए क्या हालत में है हमारे यहाँ के जो नौजवान, और इसको हम लोग मजाक में ले लेते हैं। और ये गिरिराज सिंह जैसे ये गैर जिम्मेदार लोग, इनके लिए तो मैं शब्द यूज करना चाहता हूँ कि ये हिंदुस्तान के गद्दार हैं। ये लोग गद्दार हैं। ये लोग हिंदुस्तान को तोड़ना चाहते हैं। ये देशद्रोही इनको कहा जाता है। मुसलमानों के लिए ऐसी शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ये लोग हिंदुस्तान में रहने लायक लोग नहीं है। इनको तो मैं नहीं कह सकता पाकिस्तान चले जाओ, लेकिन इनको भी कहीं भेजना ही चाहिए हमें। ये लोग गद्दार लोग हैं। बोलिए। अभी गिरिराज सिंह के सामने मटन रख दीजिए ना, तो बाद में पूछेंगे कि उसमें कौन झटका था कि हलाल था कि मसाला है कि घी है कि तेल है। 3 किलो अपने पेट में पहले ले जाएंगे, उसके बाद पूछेंगे इसके बाद।
विराट सिंह की बात मत कर रहे हैं तो फिर मुंह खोलने लगे। अब उनको रात में सपना आता है कि सम्राट जी को तो हम क्या कर सकते हैं, उनको दिखाना चाहिए डॉक्टर। संजय जी की बात में मैं बाद में आऊंगा, तो किसी बातें कर रहे हैं, पता नहीं मानसिक रूप से कैसे कुछ हो गए, क्या हो गया, मैं पूछूंगा, जब मिलूंगा तो जरूर उनसे पूछूंगा। लेकिन आपके पहले सवाल का जवाब दे दूँ, प्रशांत जी की बात को अगर छोटा करके आप देखेंगे तो अर्थ का अनर्थ लगेगा, और इसका मैं उदाहरण दूँ। प्रशांत जी हर प्रश्न का बड़ा लंबा उत्तर देते हैं, क्योंकि वो बातों को समझाकर उत्तर देते हैं। अगर उसमें से आप लोग कुछ उठा लीजिएगा, प्रशांत जी से ज्यादा बिहार के बारे में मैं बार बार कहता हूँ कि कोई अनुभवी नेता जो बिहार में अब उसकी अवस्था ज्यादा भी हो गई होगी, उसको भी बिहार के बारे में उतना नहीं पता होगा जितना इस व्यक्ति को पता है। और वो इसलिए कि इसने अपने शरीर की हड्डी को गलाया है। पिछले 3 वर्षों में बिहार के एक एक गांव में जाकर देखते कि क्या हालात है, और उसी के आधार पर जन स्वराज की पॉलिसीज बन रही है, योजनाएं बन रही है, या जो भी हम लोगों का है। वो व्यक्ति घूमकर जब ये देख रहा है और समझ रहा है, और आप सभी लोग इसको मानते हैं कि वो एक देश का जाना माना रणनीतिकार रहा है, तो उसको ये विश्वास ही नहीं है, उसके विश्वास से बाहर की बात है कि मुझे 10 सीटें मिलेंगी और 15 सीटें मिलेंगी। वो आप ही लोगों के समक्ष कह चुके हैं कि साहब अगर हमें 170 सीटों से कम मिले तो हम तो उसको अपनी हार मानेंगे। तो इसलिए ये 10 और 20 सीटों की जो बात है वो कहीं से निकल आई होगी, कुछ उन्होंने कह दिया। मैंने उदाहरण की मैंने बात की, वो उदाहरण मैं बता दूं। मैं भी पूर्णिया में था तो कटिहार के लोग आए बड़े चिंतित मेरे पास, सुधे जी ये तो बहुत गड़बड़ हो रहा है। क्या हो गया? तो एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें प्रधान जी सुने जा रहे हैं ये कहते हुए कि चुनाव जीतने के लिए हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। तो मैंने वो पूरा वीडियो देखा नहीं था, मैं तो मैंने वो ऐसा कैसे बोल सकते हैं। अपने लोगों से कहा भी क्या वीडियो, तुमने कहा नहीं नहीं वो तो पूरा बोल रहे हैं। तो जब सुना तो उन्होंने कहा कि हमें चुनाव जीतने के लिए मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, लेकिन समाज को बनाने के लिए, विकास के लिए, समाज की तरक्की के लिए, मुसलमानों को आगे बढ़ाने के लिए हमें उनका साथ चाहिए। तो अगर पहला हिस्सा सुनिए तो लगता है ये क्या कह रहे हैं, पूरा सुनिए तो लगता है भाई कितनी अच्छी बात की है। अगले दिन हम लोग की एक सभा थी किशनगंज में, वहां मैं उनके साथ गया था। तो मैं बोल रहा था और मैंने वहां अपने लोगों को कहकर स्टेज पर एक टेलीविजन, क्या हो गया भाई माइक को, चलो यार गले की प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो स्टेज पर मैंने टेलीविजन मंगवाया और उनका पूरा बयान सुनवाया और लोगों ने तालियां बजाई। इसका मतलब लोगों ने ये मान रखा था कि जो पहली चीज वो सुन रहे हैं, जिसको वायरल किया जा रहा है कि हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, तो ऐसे तो ये गलतफहमी पैदा करते हैं। वापस आऊं आपके संजय जायसवाल जी की बात पे, मैं बार बार कह रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं उनसे, और वो मेरी आगाज मान ले, जो मान ले, ना बोले ये सब चीजें। क्यों कर रहे हैं? ना करें, मुंह खुलेगा फिर और परेशानी बढ़ेगी। और हम नहीं चाहते भाई, हमारे पास 60 दिन बचे हैं, हमें चुनाव लड़ने दीजिए आप लोग। और कोई बात नेपाल जैसे हालात क्या भारत में हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? एक कारण बताओ कि नहीं हो सकता। क्या हमारे लोगों की सहन शक्ति ज्यादा होनी चाहिए? क्या हमारे नौजवानों में उससे ज्यादा ये सहन शक्ति होनी चाहिए कि चलो हम भूखे मरेंगे, चलो हम अपने परिवार को भूखे मरते देखते हैं, चलो हम देखते हैं कि अडानी और अंबानी जो है वो 10 हवाई जहाज रोज खरीद रहा है। बहुत बढ़िया है, तो मजबूती दिखेगी। नेपाल में भी मजबूत सरकार थी, शेख हसीना जी भी कहती थी बहुत मजबूत है। जो राजापक्षे साहब थे श्रीलंका में, वो भी कहते थे कि मेरी बहुत अच्छी सरकार चल रही है। उसके लिए तो मोदी जी 5 किलो का